हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। तो आज प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज जो मैंने स्टार्ट की हुई है उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए, उसका मॉक टेस्ट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टेस्ट नंबर 3 का इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं, उसका मैं लाइव सेशन अपने यूट्यूब पे लिया था, लेकिन इस सेशन का मैं जो है लाइव सेशन नहीं डाल रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो जो है डालूंगा। इसमें सारे क्वेश्चन में 1 से लेकर 150 तक 150 पूरे क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड मैं इस बार अपना क्वेश्चन पेपर भी जो है रिवील करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर आप एनरोल नहीं किया हुआ आप लोगों ने टेस्ट सीरीज के लिए, तो भी आप क्वेश्चन जो है देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक बार सैंपल के तौर पे अगर एक क्वेश्चन पेपर आप यूट्यूब पे डिस्कस करोगे तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज में पूछे जा रहे हैं। तो उसी के लिए मैंने जो है आज मैं जो टेस्ट सीरीज जो डिस्कशन कर रहा हूँ उसका मैं क्वेश्चन पेपर भी जो है डिस्कस कर क्वेश्चन पेपर भी मतलब क्वेश्चन पेपर भी मैं शो करूंगा। एंड साइमल्टेनियसली मैं जो है उसका सॉल्यूशंस भी आपके सामने जो है प्रेजेंट करूंगा। एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी इस पूरे डिस्कशन में कि हम जो है इस तरह से भी आंसर जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको फैक्ट्स जो है ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहे तो कैसे आप कॉन्सेप्ट्स जो है अपने यूज करके आप जो है आंसर जो है एलिमिनेशन मेथड से जो है आप आंसर जो है करेक्ट कर सकते हैं। सो ये हम टेक्निक जो है पूरे सेशन में जो है ये पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो वन बाय वन हम 1 से लेकर 150 तक के जो है क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। पूरा पैटर्न जो है उत्तराखंड पीसीएस जो लेता है वही पैटर्न रखने की पूरी मेरी कोशिश रही है। ठीक है, तो जैसे 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, हर एक इनकरेक्ट आंसर पे 0.25 मार्क्स कट रहे हैं। सो पूरा बेसिक आइडिया यही है कि आपको पूरा पूरा हैंग दे दे कि जिस तरह से आपके प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है उसी तरह से जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज का जो है अगर आप लोगों को जो है इसकी डिटेल्स चाहिए तो डिटेल्स इसकी मैंने ब्रीफली मैंने यहीं पे दी हुई है। ठीक है, 10 टेस्ट होने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज में। 10 टेस्ट हैं इस टेस्ट सीरीज में। 10 टेस्ट, 10 वो भी फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज में जो है मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। 200 रुपीज में 200 रुपए में 10 टेस्ट है, कोई कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे। प्राइस कम रखने का यही एक रीजन था कि सो दैट एवरी स्टूडेंट जो है अफोर्ड कर पाए। और हम सभी को पता है कि प्रीलिम्स टेस्ट कितना मुश्किल हो चुका है क्लियर करना अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज तो बहुत जरूरी हो जाती है प्रीलिम्स को जो है पास करने के लिए। सो ये सब बेसिक आइडिया के साथ जो है मैंने लॉन्च की थी सीरीज। आपको एनरोल करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप मेरे को जो है बता सकते हो। सो आई विल प्रोवाइड यू डिटेल। टेलीग्राम का मैं पर्सनल चैट का जो लिंक है टेलीग्राम का मैं अपने डिस्कशन कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह में जो है लिंक को पेस्ट कर दूंगा। आपको बस उसको क्लिक करना है और वो सीधा आपको मेरे टेलीग्राम जो पर्सनल चैट है वहां पे आपको लेके चला जाएगा। साथ ही साथ मैं अपनी मेल आईडी भी सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में दोनों जगह आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। 150 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा लंबा सेशन होगा बट वी विल डिस्कस एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता था ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। जो भी रॉक्स रिवॉल्व करते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में उसको क्या बोलते हैं आपको पता है? बहुत एस्टेरॉइड उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यू नो मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट भी हम जो है बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉइड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में। तो इसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायमंड रिंग इज अ फिनोमिना ऑब्जर्व। ये क्या चीज है? डायमंड डायमंड रिंग जो फिनोमिना है ये क्या चीज है? तो सबसे पहले इस फिनोमिना के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज टोटल सोलर इक्लिप्स, या फिर सोलर इक्लिप्स आपने पढ़ने चाहिए। ठीक है, सोलर इक्लिप्स जो ग्रहण लगते हैं वो सब चीज आपको साइंस सेक्शन में आपने किया होगा। ठीक है, तो डायमंड रिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें बेसिकली आपको मैं अगर डायग्राम के उसमें बताऊं। सो फॉर एग्जांपल मून दिस इज योर मून। तो इक्लिप्स में आपको पता ही होता क्या है कि मून जो है सन की जो लाइट है उसको ब्लॉक कर देता है। सन की जो लाइट है उसको ब्लॉक कर देता। तो फॉर एग्जांपल ये जो सन है और जो मून अगर सन को पूरा कवर कर देता है और साइड में छोटी 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 सी मतलब कुछ ऐसा पोर्शन होता है सन का जो मून जो है कवर नहीं कर पाता।
मून जो है कवर नहीं कर पाता। तो मैक्सिमम जो मून अपने एरिया से सन के एरिया को कवर कर सकता है उसको हम बोलते हैं टोटल टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, टोटल सोलर इक्लिप्स। तो इसकी बहुत सारी कंडीशन है, ये आपने पढ़ी होंगी साइंस में। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो आपको वहां से इक्लिप्स सारे पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक आइडिया क्या है डायमंड रिंग में आपको बता रहा हूँ। डायमंड रिंग होता क्या है कि जब मून का सरफेस सन की रेस को, सन की सनलाइट को कवर करता है। थोड़ा डायग्राम में अच्छे से और बना देता हूँ, डायग्राम थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा मेरे को। जस्ट गिव मी मिनट और एल्स आई हैव अ वर्कबुक। यस, हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सन, ये आपका सन है। ठीक है, तो मून क्या करता है, मून जो है ऑलमोस्ट कवर कर लेता है सन का एरिया। ऑलमोस्ट, पूरा तो नहीं कर पाता, ऑलमोस्ट। तो ये जो है इस तरह प्रतीत होता है कि ये जो है पूरा एरिया जो है शैडो यानी पूरा कवर कर लेता है। तो यहाँ पे तो जो सन की रेज है, जो सन का फॉर एग्जांपल येलो कलर है, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो मतलब क्योंकि मून ने कवर कर लिया, सिर्फ क्या विजिबल पार्ट होगा, ये वाला विजिबल पार्ट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह प्रतीत होता है, इस तरह दिखता है कि ये रिंग ऑफ फायर भी इसको बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर। टोटल सोलर इक्लिप्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और जितना मतलब ये एरिया मून का, जो मून है, मून का एरिया जितना भी सन के एरिया को कवर करेगा उसी हिसाब से इक्लिप्स होता है, उसी हिसाब से इक्लिप्स होता है। अगर वो पार्शियली करेगा तो उसको पार्शियल इक्लिप्स बोल देते हैं, पार्शियल इक्लिप्स बोल देते हैं। टोटल करेगा तो टोटल सोलर इक्लिप्स बोल देते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग फेजेस हैं, ठीक है, वो आपको डिटेल में ज्योग्राफी में आप पढ़ लोगे, साइंस में पढ़ लोगे। ठीक है, बात यहाँ पे डायमंड रिंग की चल रही है। तो डायमंड रिंग फिनोमेना में होता क्या है, जब ये मून है और पीछे सन की कुछ पोर्शन ही सिर्फ विजिबल रहता है, कुछ इस तरह से विजिबल होता है, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन जो है ये विजिबल होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरी की पूरी सर्कल है, उसमें यहाँ पे एक डायमंड लगा हुआ है, क्योंकि डायमंड आपको पता है कि बहुत शाइनिंग ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से होता है कि सन को मून जो है कवर कर लेता है और सिर्फ एक पोर्शन से उसकी एक बीड्स बीड्स बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है लूनर का जो सरफेस है यानी जो मून का सरफेस है, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं है, कहीं पे खुरदुरा है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे क्रेटर्स है, जिसको हम बोलते हैं क्रेटर्स बोलते हैं। तो आपको पता है यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का फिनोमिना है, ये जो सन रेज है वो जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, फिर इस तरह से बनती है कि यहाँ पे जो है रिंग की तरह जो है रिफ्लेक्ट होकर लाइट्स जो है इस तरह से प्रतीत होती है। आप इसको गूगल पे इमेजेस पे सर्च करोगे तो वहां पे आपको बेटर पिक्चर मिल जाएगी। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो डायमंड रिंग होती क्या है। तो इस तरह से कोई इमेज बनती है। नाउ कम्स योर ऑप्शन एट द स्टार्ट ऑफ द टोटल सोलर इक्लिप्स। बिल्कुल नहीं हो सकता है, आपको मैंने बता ही दिया टोटल सोलर होता क्या है, डिटेल्स आप पढ़ लेना। एट द एंड ऑफ द टोटल सोलर इक्लिप्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रेल, ओनली इन द सेंट्रल रीजन। सेंट्रल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज peripheral region, what is peripheral region? Peripheral region is your this region, peripheral region जो दूर का है। ठीक है, दिस इज योर रीजन एंड ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। अगर आपको सोलर इक्लिप्स बिल्कुल आइडिया नहीं है, सो आई विल हाईली सजेस्ट कि सबसे पहले आप जाके सोलर इक्लिप्स पढ़िए। ठीक है, देन आप उसके बाद डायमंड रिंग फिनोमिना जो है वो पढ़िए, तब आपको एक कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा। इट इज नॉट एन इजी कॉन्सेप्ट, बट अगर आप ये दोनों चीजें पढ़ लेते हो देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, moving on to the next question. Magma that is more granitic tends to be very explosive because of relative higher water content, higher gas content, relative lower water content of relatively lower gas content. तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रिलेटिवली हायर वाटर कंटेंट। हायर वाटर कंटेंट से क्या होता है, जब भी वॉल्केनो का जो मैग्मा है, ठीक है, ग्रेनिटिक जो भी है, ठीक है, जो मैग्मा है वो वाटर के साथ अगर मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो बहुत हाईली एक्सप्लोसिव बन जाता है, हाईली एक्सप्लोसिव। रीजन, मैग्मा if it comes in contact with water it becomes explosive, वो एक्सप्लोसिव बन जाता है। कारण सिंपल सी बात है, आप इमेजिन करो आपने गर्म तेल के अंदर या फिर कुछ भी गर्म ऑब्जेक्ट को आपने मतलब पानी उस पर लगा दिया, वाटर उस पर लगा दिया, तो क्या होता है, बहुत तेज से धुआं उठता है। ठीक है, एक्सप्लोजन का थोड़ा वो फील होता है। आप जैसे गरम गरम तवा के ऊपर पानी डाल देते हो, गरम गरम तवा पे, तो बहुत सारा धुआं उठ जाएगा एकदम से। और ठीक है, जो है गरम गरम छींटे निकल के आती है इधर से। ठीक है, तो इसलिए आप जो है गरम तेल में अगर जब भी पकौड़े तलते हो तो बहुत आपको सावधानी से तलने होते हैं, क्योंकि वो जो है
बाहर जो है छींटे फेंकता है गरम गरम। तो बेसिक क्या चीज है, मैग्मा के साथ आपको पता है वाटर में क्या होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस H2O। H2O, तो H2O क्या होता है, मैग्मा के साथ जब H2O मिलता है तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जो पार्ट होता है वो जो है इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। बचता क्या है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो मैग्मा के साथ जब हाइड्रोजन मिलता है एंड आपको पता है हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, ये भी पता है। तो ये जो है इसको और एक्सप्लोसिव बना देता है, मैग्मा के साथ जब पानी मिलता है तो इसको और एक्सप्लोसिव बनाता है। दैट इज वाई ऑप्शन ए वाटर इज द आंसर, वाटर इज द आंसर। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो आप कहीं पे भी अगर आग लगी होती है, कहीं पे भी आग लगी होती है, तो पानी से उसको आप एक लिमिट तक बुझा सकते हो। सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे आग बुझाने का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर पानी नहीं होता, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर गैस होती है, पानी नहीं होता। अगर पानी मोस्ट इफेक्टिव वे होता आग को बुझाने के लिए तो फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत ना पड़ती, सिर्फ पानी से काम हो जाता। पानी से काम नहीं होता, पानी बिकॉज हाइड्रोजन पानी के अंदर होता है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ फ्यूल, इज ऑल्सो अ फ्यूल। ठीक है, तो दिस इज हाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, जो कलर है स्टार का वो क्या चीज इंडिकेट करता है। ऑप्शन सी टेम्परेचर इज द राइट आंसर। टेम्परेचर वो जो है इंडिकेट करता है। आपको बता दूं, जितना ज्यादा रेड होगा स्टार, उतना ही उतना ही उसका टेम्परेचर कम होगा। और जितना ही ज्यादा स्टार ब्लू होगा उतना ही ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा। तो ये दो चीज आपको जो है याद रखनी है, कोई भी एग्जाम में जो है ये पूछ सकते हैं। आपको जो है लगेगा कि ज्यादा गर्म होगा तो रेड होना चाहिए, बट इसमें उल्टा है। अगर रेड कलर स्टार का है दैट मीन उसका टेम्परेचर जो है कम है। और अगर उसका टेम्परेचर ब्लू है, सॉरी उसका अगर कलर ब्लू है, देन दैट मीन्स उसका टेम्परेचर जो है ज्यादा है, टेम्परेचर जो है ज्यादा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, अ सबमरीन माउंटेन और पीक राइजिंग मोर देन 1000 मीटर अबव द ओशन फ्लोर इज नोन एज व्हाट। आपको बताना है ये क्या होता है। तो आपने जब ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो फिजिकल फीचर्स ऑफ ओशंस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सारे चारों के चारों टर्म्स आपको मिलेंगे। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ओशन फ्लोर है, ओशन फ्लोर ये पानी के अंदर, तो और ये आपका लैंड है, ये आपका लैंड है। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको पूरा आपको मिले कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल मार्जिन पूरा ही हो जाता है, मार्जिन। ठीक है, चारों ऑप्शन की बात यहाँ पे आई थी। गाइड्स, गाइड्स क्या होते हैं, बेसिकली एक ऐसे लैंडफॉर्म है जो समुद्र के नीचे पहाड़ है। ठीक है, उसका जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। बिकॉज जो उसके ऊपर क्या चीज है, ऊपर की जो सतह थी वो इरोजन हो चुकी है, उसका जो है इरोजन हो चुका है पानी की तरह से। तो ये अगर एरिया फ्लैट है दैट मीन्स फ्लैट लैंड, फ्लैट। इरेजर, जस्ट मिनट, फ्लैट। तो ये अगर एरिया फ्लैट है तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड ग्योट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, सी माउंट्स। सी माउंट्स क्या होते हैं, बेसिकली सी माउंट्स भी जो है समुद्र के थोड़े पहाड़ होते हैं, बट ये ग्योट से बड़े होते हैं। और इसकी जो है ऊपर का सरफेस है, एलिवेटेड लैंड है, वो फ्लैट नहीं होता, वो फ्लैट नहीं होता। मतलब ये अभी इरोजन होना इनका बाकी है, इनका इरोजन हो चुका है इसलिए ये हाइट में छोटे हैं। ठीक है, और इनका इरोजन हमें होना बाकी है। सो दैट मीन्स ये हो गए आपके सी माउंट्स, ये इनसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज एप्साइलम हिल्स। एप्साइलम हिल्स अगेन वेरी छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ, छोटी छोटी सी एप्साइलम हिल्स, इनको हम एप्साइलम हिल्स बोलते हैं। पानी के अंदर, ये सब पानी के अंदर है, ये पानी के अंदर सब, ये समुद्र के अंदर, पानी भी क्या है, समुद्र के अंदर। ठीक है, समुद्र के नीचे की फिजियोग्राफी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये लैंड है, ये लैंड है। ठीक है, और लास्ट ट्रेंचेस। ट्रेंचेस बेसिकली क्या होता है, जो दरारें आ रखी होती है बीच में, सरफेस के बीच में।
सरफेस के बीच में जो दरारें आ रखी होती हैं उसको ट्रेंचेस बोलते हैं। ट्रेंचेस, दरारें, गुफाएं जो बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है डीपेस्ट पॉइंट आपने पढ़ा होगा मरियाना ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच का मतलब बेसिकली होता है कि ये जो सरफेस है, ब्रेक डाउन है सरफेस के बीच में, इसके नीचे नीचे नीचे, तो इसके नीचे और गहराई, तो ट्रेंचेस को हम वो बोलते हैं। तो आंसर है इसका असबमरीन माउंटेन और पीक राइजिंग मोर देन 1000। तो बड़ा, बड़े की बात हो रही है, तो गोएट्स तो आंसर इसका नहीं है। आंसर इज ऑप्शन बी, सी माउंट्स इज द आंसर। तो ये जो आपको देख लेना है, इस पे क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स में। तो ये सारी आपको ज्योग्राफी रिलेटेड टर्म्स है, वेरी इजी बेसिक टर्म्स है, क्वेश्चन जो है आसान था। Next question. The winter temperature of northwest Europe are higher than those of eastern Europe in the same latitudinal zone because why? आपको बताना है कि जो यूरोप का जो वेस्टर्न एरिया है वहां पे कम ठंड क्यों पड़ती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न यूरोप। अब यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो हाइयर टेम्परेचर का मतलब होता है कि टेम्परेचर अगर हाइयर है तो ऑब्वियसली गर्मी है, हॉटनेस है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि वेस्टर्न में ठंड ज्यादा क्यों है, ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि वेस्ट में ठंड कम है और ईस्ट में ठंड ज्यादा है। तो ये पहले, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों है कि ईस्टर्न यूरोप में ठंड ज्यादा है और वेस्टर्न यूरोप में ठंड कम है एज कंपेयर टू ईस्टर्न यूरोप। इट इज ऑन द वेस्टवर्ड साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं, ये तो सीधा कोई रीजन ही नहीं है। इट इज नियर द सी, नो, दिस इज नॉट अ रीजन। It received only light falls of snow. Again, not a reason. Question option D. It lies under westerly winds which blow over the Gulf Stream drift. This is the most appropriate answer. Option D is the correct answer. Why? अगर आपने प्लानिटरी विंड्स के बारे में पढ़ा है, अगर आपने प्लानिटरी विंड्स के बारे में पढ़ा है तो यू नो, ट्रेड विंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ट्रेड विंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, वेस्टर्लीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, वेस्टर्लीज के बारे में पढ़ा होगा। तो आपको पता है, अगर वेस्टर्लीज के बारे में आपने पढ़ा है तो यूरोपियन जो लैटिट्यूड है, तो वहां पे वेस्टर्लीज जो है ब्लो करती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका, और यहाँ पे एक चीज और मेंशन की है, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम इज योर ओशियन करंट, ओशियन करंट, ओशियन करंट, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम की बात की जाए तो गल्फ स्ट्रीम इज अ हॉट हॉट करंट, ठीक है, वार्म करंट, इज अ वार्म करंट। अब ये जो है एरिया किस किस तरफ आता है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फॉर एग्जांपल दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो है गल्फ स्ट्रीम यहां से चलती है, गल्फ स्ट्रीम, मैप पे देख लेना, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। बिकॉज इट कम्स अंडर वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्ली आपको पता है कि इस तरफ फ्लो करती है, इस तरफ फ्लो करती है। तो ये गल्फ स्ट्रीम का जो ओशियन करंट है, ये वेस्टर्लीज के अंदर आके ये जो है, ये जो है आपका यूरोप, ये आपका यूरोप है, ये आपका यूरोप है, ये आपका यूरोप है। क्वेश्चन में पूछा है कि वेस्ट साइड जो है वो क्यों इतना ठंडा नहीं होता है एज कंपेयर टू ईस्ट यूरोप। लैटिट्यूड सेम है, लैटिट्यूड सेम है, सेम लैटिट्यूड है, लेकिन वेस्ट यूरोप गर्म क्यों है एज कंपेयर टू ईस्ट यूरोप। बिकॉज आंसर इज, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम का जो वार्म करंट है, जो गर्म पानी है, वो यहाँ पे वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज के अंदर जो यहाँ पे इसको लेके आता है। और यहाँ पे अगर गर्म पानी आ गया तो आपको पता ही है कि वेपोरेटर के आसपास का जो एरिया है वो गर्म हो जाएगा, आसपास का एरिया जो है गर्म हो जाएगा। दैट इज वाई, दिस इज द रीजन कि वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप इज लेस, मतलब यहाँ पे लेस जो है विंटर्स जो है आप एक्सपीरियंस करोगे एज कंपेयर टू योर ईस्टर्न साइड। तो यहाँ का पोर्शन जो है गर्म रहेगा, हॉट रहेगा, बिकॉज ऑफ द गल्फ स्ट्रीम कमिंग अंडर द वेस्टर्लीज, ठीक है। और यहाँ का जो एरिया होगा ये कोल्ड होगा। सेम लैटिट्यूड की बात चल रही है, रीजन मैंने आपको बता दिया, गल्फ स्ट्रीम और वेस्टर्लीज। अगर आपने ये दोनों चीजें नहीं पढ़ी है, अगेन बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ज्योग्राफी की, आप जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी करोगे, वहां पे आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर मेरे को नहीं पता वेस्टर्लीज क्या होती है, मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में कुछ भी करके मैं आपको समझा दूंगा कि वेस्टर्लीज कैसी होती है। कुछ भी डाउट हो बेसिकली आपको पूछ लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, वन ऑफ द वार्म करंट्स इन द इंडियन ओशन इज व्हाट। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वार्म करंट में से क्या है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, अगुलास। अगुलास जो है एक वार्म करंट है, जो कि आपका ईस्टर्न अफ्रीका के साइड पे, जो ईस्टर्न अफ्रीका के साइड पे जो करता है, मेडागास्कर जो है उसके बीच में, ईस्टर्न अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में जो जगह है उसके बीच में जो ब्लो करता है, इज अ हॉट करंट। लैब्राडोर इज योर कोल्ड करंट, लैब्राडोर इज अ कोल्ड करंट, अगेन इट इज इन दी नियर दी नॉर्थ अमेरिका साइड। कुरोशियो इज अ वार्म करंट, ये वार्म करंट है।
बट इट इज नॉट इन द इंडियन ओशन, इट इज इन द पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन में है। और हम्बोल्ट और इसको हम बोलते हैं पेरू करंट, पेरू करंट। तो पेरू करंट इज अ कोल्ड करंट जो है आपको पता है वेस्टर्न साइड ऑफ पेरू, वेस्टर्न साइड ऑफ पेरू मतलब साउथ अमेरिका, उस तरफ ये करंट जो है चलता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी अगुला इज द करंट जो है कि आपका इंडियन ओशन में जो है करता है, एंड इट इज अ वार्म करंट। Question number ninth, very simple. The term apogee refers to which of the following? A point in the orbit of the moon at the which a point in the orbit of the moon at which it is the nearest. तो it is the farthest from the earth. Apogee का मतलब होता है farthest and your opposite इसका होता है perigee. Perigee. Perigee means पास, मैंने तो उसको ऐसे याद किया, पी से पेरिजी, पी से पास। तो अ पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून एट विच इट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ का जो ऑर्बिट होता है, अर्थ सॉरी मून का जो ऑर्बिट है, बिकॉज मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, तो मून जब भी फारदेस्ट होती है अपने अर्थ के ऑर्बिट से, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अपोजी। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, बेसिक टर्म्स है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, कोई टॉपिक जो कॉन्सेप्ट इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है, डेफिनेशन पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट अकर क्लोज टू द इक्वेटर बिकॉज, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इक्वेटर के पास क्यों नहीं डेवलप होते, ये आपको बताना है। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट? नो, एक्सेसिव हीट तो वहाँ मतलब हीट की तो वहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है इक्वेटर पे, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। काम एयर, काम एयर हो ही नहीं सकती, काम एयर तो आपको पता है कि हॉर्स एटीट्यूड पे होती है, जो कि सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई हाई प्रेशर जोन है, तो काम एयर तो यहाँ पे होती ही नहीं है। वीक कोरियलिस फोर्स इज योर राइट आंसर। कोरियलिस फोर्स जो है इक्वेटर के पास सबसे कम होती है, सबसे कम होती है कोरियलिस के पास, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। जैसे ही जैसी आपका ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स अगेन आई कैन डिफाइन कोरियोलिस फोर्स अभी, बेसिक सी बात है। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली मैं आपको बता ही देता हूँ क्या होता है। कोई भी कोई भी फ्रीली ऑब्जेक्ट, कोई भी फ्रीली ऑब्जेक्ट, जब क्योंकि आपको पता है कि अर्थ हमारी रोटेट करती है, अर्थ हमारी रोटेट करती है, ठीक है, तो कोई भी फ्रीली ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ टर्न करेगी, राइट की तरफ, राइट टर्न, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टर्न होते हुए अपीयर करेगी। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स का बेसिक चीज ये है। तो ये फोर्स सबसे स्ट्रांग होती है पोल के साइड और सबसे वीक होती है इक्वेटर के साइड, बिकॉज इक्वेटर पे जो है स्पीड होती है अर्थ की, अर्थ की रोटेशन की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, बिकॉज यहाँ पे अर्थ जो है बल्ज्ड है, अर्थ जो है बल्ज्ड है, क्योंकि इसका एरिया आपको देखोगे सबसे ज्यादा एरिया होता है, और यहाँ पे जो है फ्लैट है, यहाँ पे जो एरिया फ्लैट है। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे होगी अर्थ रोटेशन की? इट विल बी एट द इक्वेटर, और ये स्पीड जो है अर्थ रोटेशन की डिक्रीज करती जाएगी इफ यू गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। ठीक है, स्पीड जो डिक्रीज करती जाएगी, दैट इज वाई कोरियलिस फोर्स इज हाईएस्ट एट दी पोल्स, सबसे ज्यादा है, और इक्वेटर के पास कोरियलिस फोर्स सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। और कोरियलिस फोर्स नहीं होगी तो आपके साइक्लोन्स नहीं बनेंगे, इसीलिए 10 का ऑप्शन सी वीक कोरियलिस फोर्स इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ प्लैनेटरी विंड? अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। आपकी ईस्टर्लीज प्लैनेटरी विंड है, वेस्टर्लीज है, ट्रेड विंड्स है, एंड ऑप्शन सी इज योर इज नॉट अ प्लैनेटरी विंड, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, इस क्वेश्चन पे थोड़ा अभी मतलब थोड़ा सा मतलब रिसर्च करना बाकी है। इफ समवन इज वेरी श्योर कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, मतलब थोड़ा सा मतलब मेरे को टाइम दीजिए, मैं इस क्वेश्चन पे आपको दोबारा जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैं इस पे अपडेट करूंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ डाउट जो है किसी ने पूछा था, तो दैट डाउट विल टेक सम टाइम, आई नीड टू स्टडी सम बेसिक थिंग्स। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो फॉर द मीन टाइम आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विच वन इज एंटी साइक्लोन? एंटी साइक्लोन मीन्स साइक्लोन का अपोजिट, तो साइक्लोन अगर आपने पढ़े तो एंटी साइक्लोन भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हाई प्रेशर सिस्टम विद क्लॉकवाइज विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंटी साइक्लोन क्या होता है और साइक्लोन क्या होता है। एंटी साइक्लोन, तो बेसिकली एंटी साइक्लोन होता क्या है? साइक्लोन का मतलब आपको पता है ना कि साइक्लोन में इतना बेसिक चीज है कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और जो है लो प्रेशर जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो है विंड आती है, और इसलिए जो है आपका साइक्लोन बनता है। एंटी साइक्लोन में इसका अपोजिट हो रहा होगा। तो एंटी साइक्लोन में क्या होता है? बेसिकली आपका जो सेंटर है ना, सेंटर पे आपका हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर हो जाता है, एंड आपके आसपास के रीजन में लो प्रेशर होगा ऑब्वियसली, अगर आपके सेंटर में हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड लो प्रेशर। सो दिस इज द क्राइटेरिया, ये आपका क्राइटेरिया है एंटी साइक्लोन बनने के लिए। तो आपको पता है विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आपका बेसिक चीज है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। एंड बिकॉज ऑफ योर कोरियोलिस फोर्स, नाउ कोरियोलिस फोर्स आती है बिकॉज दिस इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात चल रही है, ठीक है। अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स राइट जो है टिल्ट हो जाती है, हर एक चीज को टुवर्ड्स राइट कर देती है, राइट कोरियोलिस फोर्स, राइट। तो अब आप मेरे को बताओ, ये आपके एंटी साइक्लोन बन गया, तो ये क्लॉकवाइज चल रही है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, देखो ये 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 दैट मीन्स इट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, एंटी साइक्लोन है। ऑप्शन बी देखो, हाई प्रेशर सिस्टम विद क्लॉकवाइज विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई करती है एंटी साइक्लोन के लिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेर एज साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन में इसका जस्ट अपोजिट होता है, साइक्लोन में इसका अपोजिट होता है, लो प्रेशर आपका सेंटर में होता है, आसपास आपका हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट रहता है। दैट इज वाई एंटी साइक्लोन जो है आपका क्लॉकवाइज करती है और साइक्लोन जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका मूव होता है, ठीक है। विंड जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव होती है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर 13 का, ऑप्शन बी। 14th, one of the main constituents of the following have great influence in earth climate conditions, very basic very simple question, ज्यादा दिमाग लगाना था नहीं इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन इज आंसर, बिकॉज नाइट्रोजन आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, 70% के करीब है, तो वही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएगी हमारी क्लाइमेट कंडीशन को। अगर आप नाइट्रोजन ही हटा दो तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, पॉइंट कुछ परसेंट है, ठीक है। अगेन ऑक्सीजन इज नॉट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पार्ट क्या है, नाइट्रोजन है, एंड दैट इज व्हाई नाइट्रोजन विल हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन अर्थ क्लाइमेट कंडीशन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो क्लाउड, लो क्लाउड इनमें से क्या है, तो लो क्लाउड के लिए सबसे पहले याद रखना कि स्टेटस क्लाउड, जो भी स्टेटस क्लाउड होगा वो आपका लो क्लाउड होगा, तो लो क्लाउड को ही बोलते हैं आपका स्टेटस, स्टेटस का मतलब ही लो क्लाउड होता है। तो ऑप्शन ए और सी तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, बचता है आपका बी और सी, बी और डी, तो ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, निम्बो, बिकॉज निम्बो अगेन इट्स इटसेल्फ सिंबोलाइज कि ये जो है लो लेवल के क्लाउड होते हैं, लो लेवल के क्लाउड होते हैं। और ये सिरो सिरो, तो अच्छा स्टेटस तो होते हैं लो के लिए और सिरस होते हैं, सिरस होते हैं हाई 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 लेवल के क्लाउड्स, मतलब ऊंचाई वाले, हाइट वाले क्लाउड, हाई, ठीक है। स्टेटस लो हाइट के क्लाउड और सिरस जो है हाई हाई हाइट के क्लाउड, ठीक है। तो सिरस स्टेटस, अगेन इससे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगेन बेसिक ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन जो है आंसर आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज सफिशिएंट टू सैचुरेट, वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन ड्यू पॉइंट इसका आंसर है, ठीक है। Again, very simple. Temperature at which the water vapor present in the atmosphere is ready to saturate. कौन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि वाटर वेपर जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है एयर की, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो वाटर वेपर जो है सैचुरेट हो जाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप ड्यू पॉइंट बोलते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक चीज है, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन टॉपिक्स के अंदर पढ़ोगे आप, ठीक है। ड्यू पॉइंट इज द राइट आंसर। 17 सिरोको नेम यूज्ड टू मीन व्हाट, सिरोको इज अ लोकल विंड, लोकल विंड है ये विंड जो आपकी सहारा डेजर्ट से, सहारा डेजर्ट से वेस्टर्लीज के अगेन अंदर आके ये आपकी इटली तक जाती है, इटली तक जाती है। सारा डेजर्ट आपको पता है अफ्रीका में, अफ्रीका से जाके इटली तक जाती है, एंड बिकॉज सारा डेजर्ट की सॉइल जो है रेड सॉइल, अफ्रीका में जो है रेड सॉइल जो है ज्यादा पाई जाती है, तो ये जो है रेड सॉइल को कैरी करते हुए इटली जाता है, और इटली में जब बारिश होती है, तो जब वहां पे बारिश होती है ये रेड सॉइल आपकी बारिश के रूप में नीचे गिरती है, एंड इट अपीयर्स लाइक रेन ऑफ द ब्लड, मतलब ऐसा लगता है कि खून बरस रहा है बादल से। सो दैट इज बेसिकली वो खून नहीं होता है, दैट इज अ रेड सॉइल। तो आपको ये याद रखना है कि सिरोका इज अ लोकल विंड एंड इट ब्लोज फ्रॉम वेयर, इट ब्लोज फ्रॉम सहारा डेजर्ट्स टुवर्ड्स इटली, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, तो 17 का ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन, ट्रॉपिकल सवाना रीजन का क्या इसमें क्लाइमेट होगा, ऑप्शन डी अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सेशन, ठीक है। इसमें आपको निर्धारित होता है कि इतना ही ड्राई सेशन होने वाला है और इतना आपका वेट सीजन होता है, उसी को आप ट्रॉपिकल सावाना रीजन बोलते हो। बेसिक ज्योग्राफी है, यू मस्ट हैव रीडन इन योर बेसिक बुक्स, स्टैटिक पार्ट में हमने कवर किया होगा। सो ऑप्शन 18 का डी, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
19 which of the following region are the Andes mountain located? Again a very factual question, very easy question. साउथ अमेरिका में आपके इंडीज माउंटेन्स हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 20th the region with the highest and the lowest densities are respectively what? तो इस क्वेश्चन का अगर आप गूगल करोगे, मतलब लास्ट कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन से मैंने उठाया था, तो वहां पे इसका आंसर वैसे यूरोप एंड ओशियन दिया हुआ था, बट एज ऑफ करंट मतलब आज के डेट पे देखा जाए तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो एशिया एंड ओशियन इज योर करेक्ट आंसर। मैंने आंसर की में डी दिया था, उसको मैंने करेक्शन शायद कर दिया है, तो ऑप्शन बी 20th का एशिया एंड ओशियन है। तो बेसिकली ओशियाना इज व्हाट? ओशियाना एक रीजन है, अगर ओशियाना आपको पता नहीं है तो ओशियाना इज अ रीजन ऑफ साउथ पैसिफिक रीजन, साउथ पैसिफिक रीजन मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज अ रीजन which is adjacent to Australia and it comprises of several small islands। कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स जो है इसमें कवर्ड है, छोटे छोटे आइलैंड्स कवर्ड है, एंड दीज आइलैंड्स आर बेसिकली लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ व्हाट? ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, उसके ईस्टर्न साइड में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उस आइलैंड्स को आप ओशियाना रीजन बोलते हो। ठीक है, आप मैप पे देख लेना, मैप पे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे आप। ठीक है, तो एशिया एंड द ओशियाना इज राइट आंसर, 20 का बी। 21 which of the following which one among the following cover the highest percentage of forest area in the world? फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके हैं? ऑप्शन ए टेम्परेट कॉर्निफेरस के हैं, सबसे इजी क्वेश्चन हो सकता था इस टेस्ट का। ठीक है, टेम्परेट कॉर्निफेरस फॉरेस्ट इसका आंसर है। बेसिकली क्या होता है, ये फॉरेस्ट वहां पे होते हैं जहां पे वार्म एंड कोल्ड टेम्परेचर या फिर वेदर होता है। वार्म एंड कोल्ड वेदर जहाँ पे प्रिवेल करेगा वहां पे टेम्परेचर, वहां पे उसी उस जगह पे आपको ये फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको पता है कहाँ पे होता है इंडिया में, नॉर्दर्न साइड ऐसा है, नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है कि सर्दियां आती हैं और फिर गर्मियां आती हैं। टुवर्ड्स साउथ इंडिया आपको पता है कि वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ओशियंस। लेकिन नॉर्थ इंडिया ऐसा एरिया है जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड टेम्परेचर दोनों जो आप एक्सपीरियंस करते हो, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो आपको कोल्ड एक्सपीरियंस हो रहा है और गर्मी आपकी आ जाएंगी मई जून में, तो आप वार्म एक्सपीरियंस करोगे। तो टेम्परेट कॉर्निफेरस फॉरेस्ट विल एग्जिस्ट इन इंडिया इन द नॉर्दर्न साइड। ठीक है, तो ऐसे एरिया जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड टेम्परेचर रहे वहां पे आपके टेम्परेट कॉर्निफेरस होते हैं। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया के आपके ऑप्शन ए टेम्परेट कॉर्निफेरस फॉरेस्ट होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is the main difference between the western and eastern ghats? क्या मेन डिफरेंस है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इज योर आंसर। व्हाई? बिकॉज वेस्टर्न घाट्स जो है आपकी जो सदर्न हमारा इंडिया है, सदर्न हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, तो वेस्टर्न घाट्स आपको पता है कि इस तरफ है। लेकिन वेस्टर्न घाट्स के अंदर एक क्वालिटी क्या है कि वो कंटिन्यू है, मतलब ऐसे बीच में ब्रेक नहीं है। बट ईस्टर्न घाट्स ऑन द अदर साइड, ईस्टर्न घाट्स यहाँ से बनेंगे फिर कंटिन्यूटी नहीं है मतलब उनकी, मतलब बीच बीच में छूटे हुए हैं वो। तो ये आपकी बेसिक डिस्टिंग्विश है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स की। ऑप्शन बी इज योर आंसर, वेरी सिंपल बेसिक चीज है, आप पढ़ते ही हो ज्योग्राफी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में क्या नहीं, कौन सी रिवर इसमें है जो नहीं जाती? महानदी, कावेरी, ताप्ती? ताप्ती इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ताप्ती जो है आपकी अरेबियन सी में जाती है, अरेबियन सी में जाती है, मध्य प्रदेश में रेंज है वहां से जो निकलती है और अरेबियन सी में जाती है। बाकी तीनों नदी जो आप बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा के किनारे नहीं बसा हुआ? उत्तरकाशी जो राइट आंसर, उत्तरकाशी गंगा के किनारे बिल्कुल नहीं है। बाकी ऑप्शन कानपुर, भागलपुर, फतेहपुर आर, बिकॉज उत्तरकाशी जो है आपकी भागीरथी रिवर पे है, एंड भागीरथी रिवर इज कॉल्ड गंगा ओनली आफ्टर इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द भागीरथी एंड योर अलकनंदा रिवर, जब मिलती है आपकी रुद्रप्रयाग, आपकी ये नहीं रुद्रप्रयाग नहीं, आपका कौन सा था वो, अ, अरे माइंड से स्किप हो गया। तो आपकी जब पता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जो कॉन्फ्लुएंस है आपका, तो वहां पे जाके जब आपकी मिलती है तो तभी आपको गंगा कही जाती है। उससे पहले जो है रिवर पूरी भागीरथी के नाम से ही जो है कहलाई जाती है। तो इसलिए गंगा उत्तरकाशी जो है गंगा के नाम पे, गंगा के तट के किनारे नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंड बी सी डी ऑल दीज थ्री टाउन्स जो है आपके गंगा के आसपास मिले हुए। बिल्कुल माइंड स्किप कर गया कि कौन से पॉइंट पे वो अलकनंदा और वो भागीरथी जो कॉन्फ्लुएंस होता था। इट इज रुद्रप्रयाग, नहीं रुद्रप्रयाग नहीं, रुद्रप्रयाग में तो मंदाकिनी रिवर कॉन्फ्लुएंस करती है। दैट रिवर इज, दैट प्लेस इज,
खैर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा एट दिस पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, बट दैट इज अ वेरी सिंपल चीज, आपको पता है कहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी जो है मिलती है, कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है। तो बेसिकली उत्तरकाशी में भागीरथी रिवर है, भागीरथी इज नॉट अ गंगा रिवर। जब उत्तरकाशी के पास बहती है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, 25th, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता? वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। उड़ीसा से वो नहीं करता, छत्तीसगढ़ से करता है, त्रिपुरा से करता है, राजस्थान से करता है। राजस्थान चलता है, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड योर छत्तीसगढ़, योर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड से भी करता है गैस, वन झारखंड से करता है, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा एंड मणिपुर, मणिपुर। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक मिस हो गया कोई। गुजरात से होता है, गुजरात से होता है पास, फिर राजस्थान से होता है, देन मध्य प्रदेश से होता है, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, एक दो तीन चार पाँच छः, उसके बाद आपकी त्रिपुरा से होता है, त्रिपुरा से होता है एंड देन मणिपुर। हाँ, ये हो गया, पूरे 8 स्टेट हो गए। तो आठ स्टेट ये हैं आपके स्टेट से जहाँ से आपको जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडियन स्टेट से। तो ऑप्शन ए उड़ीसा इज द राइट आंसर, और ऑप्शन ए उड़ीसा से नहीं होता है। 26th, which of the following hills are found where the eastern घाट्स and the western घाट्स meets? कहाँ पे ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं? ऑप्शन सी नीलगिरी हिल्स इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी फैक्चुअल। 27, द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड, राजस्थान इज द राइट आंसर। मैंने आंसर की में मैंने देखा कि नोटिस किया जम्मू कश्मीर दिया हुआ था, बट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजस्थान का ऑलमोस्ट 25% एरिया जो है, 25% एरिया इज कम अंडर वेस्टलैंड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दून वैली इज एबल टू ग्रो राइस, दून वैली राइस क्यों जो है उगा पाती है? इट हैज वार्म समर एंड स्नो मेल्ट वाटर फॉर इरिगेशन, पीपल इन द वैली आर राइस ईटर्स, ये क्या आंसर हुआ? अदर क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन, ऑप्शन गलत, देयर इज अ ह्यूज एक्सपोर्ट डिमांड। ऑप्शन ए, इट हैज अ वार्म समर्स एंड स्लो मेल्ट्स वाटर फॉर इरिगेशन, आपको पता है कि जो है रिवर्स जो है फ्लो होके आती है, ठीक है, और उससे जो है आपका इरिगेशन जो है अच्छा हो जाता है, तो दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन ज्यादा दिमाग लगाने वाला था नहीं। Question number 29. During winter, the northern half of India is warmer than areas at similar latitude outside the country by 3 to 8 degrees Celsius. Why? अभी दिसंबर चल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से 8 डिग्री अभी भी हमारा टेम्परेचर जो है गर्म है एज कंपेयर टू सेम लैटिट्यूड, जिस लैटिट्यूड पे इंडिया बसा हुआ है। अगर उसी लैटिट्यूड की बात की जाए तो सेम लैटिट्यूड पे हमारा जो टेम्परेचर है वो 3 से 8 डिग्री से ज्यादा है। इसका कारण पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है? इंडिया एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, नहीं, वो तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे होता है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं है। द वार्म करंट्स, बिल्कुल नहीं, कौन से वार्म करंट्स, वार्म करंट्स तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, नो। द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, कि हिमालयाज जो है ये जो है आपकी जो ठंडी हवाएं हैं, शीत हवाएं हैं, ये आने से रोकती हैं, बिकॉज आपको पता है सेंट्रल यानी सेंट्रल यूरोप से जो है आपकी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। अब बर्फीली चोटियां आपकी वहां पे है, वहां से हवा आने से रोकते हैं, बिकॉज हिमालयस की जो हाइट है वो इसको रोक लेती हैं, और आपकी जो प्लेन्स है यहाँ पे, प्लेन्स नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स है, ये आपका उन हवाओं से जो है यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता इस एरिया का। तो दैट इज वाई हिमालय से जो है आप थैंकफुल हिमालयस जो है हमारे वो ठंडा जो है हमारे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड दैट इज वाई 3 से 8 डिग्री जो है हमारा टेम्परेचर जो है अभी भी गर्म है एज कम्पेयर टू सेम लैटिट्यूड। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल सॉइल, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल? ऑप्शन डी, ब्राउन सॉइल जो है अफ्रीका में पाई जाती है, नहीं अफ्रीका नहीं सॉरी, यूरोप, यूरोप में पाई जाती है, ठीक है, तो सेंट्रल यूरोप में टू बी एग्जैक्ट। तो रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ऑल दीज आर ट्रॉपिकल सॉइल, तीनों जो है ट्रॉपिकल सॉइल, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द टर्म एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज अपीयर इन द न्यूज फ्रीक्वेंटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, WTO के जो है टर्म्स है, तो WTO अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई होगा, तो ये जो है काफी सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा बेसिक सवाल था। 32, which of the following statements on biosphere reserves is not correct? बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से क्या सही नहीं है? In 1973, UNESCO launched a worldwide program on man and biosphere. Correct. Biosphere reserve promote research on ecological conservation. बिल्कुल सही. नंदा देवी biosphere is located in मध्य प्रदेश. अरे भाई, मध्य प्रदेश, ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था,
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता ही है कहाँ पे, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 33, the prices at which the government purchases food grains for maintaining the PDS and for building buffer stock is known as। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एमएसपी उसको बोलते हैं। एमएसपी से जो खरीदते हैं तो वही फूड ग्रेन सिस्टम हमारा चल रहा है, तो रेशन शॉप पे जा जाता है। वेरी सिंपल, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है। तो 33 का ऑप्शन ए एमएसपी इज द राइट आंसर। 34, इंक्लूसिव ग्रोथ वुड नेसेसिटेट। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिल्कुल है। रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर बिल्कुल है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ बिल्कुल है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसी ग्रोथ है जो हर एक सेक्टर, हर एक क्लास को बेनिफिट करे। ऐसा नहीं हो कि कुछ ही पर्टिकुलर स्ट्रेटा या फिर पर्टिकुलर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, सिर्फ ग्रोथ का जो या फिर जो डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो उन्हीं को मिल रहा है, ऐसा ना हो। लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ में हर एक कैटेगरी का जो है, सेक्टर का, हर एक क्लास का जो है आदमी है, हर एक उसको जो है बेनिफिट करती है। तो दैट इज व्हाट इंक्लूसिव ग्रोथ इज। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ऑप्शन डी इज योर आंसर। 35, which of the following countries India has signed agreement on green energy corridors के साथ किसमें साइन किया है? ऑप्शन बी जर्मनी इज द राइट आंसर। करंट अफेयर क्वेश्चन है। 36, which of the following does not form part of the current account of balance of payment। तो मतलब करंट अकाउंट में से क्या नहीं है? बीओपी का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स बिल्कुल होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिल्कुल होता है। इनकम रिसीव्स एंड पेमेंट बिल्कुल होता है। कैपिटल रिसीव्स एंड पेमेंट, कैपिटल रिसीव्स एंड पेमेंट इज योर राइट आंसर। डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। कैपिटल रिसीव्स एंड पेमेंट्स ये आपका कैपिटल अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगेन सिंपल चीज है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इकोनॉमिक का बेसिक है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। सो ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड कॉस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन द शॉर्ट रन। जो बच्चे कॉमर्स के नहीं है, जो बच्चे साइंस या फिर आर्ट्स के हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज बेसिकली ऐसी कॉस्ट होती है जो कॉस्ट आपकी लगेगी ही लगेगी, उसको आप जो है रोक नहीं सकते। दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। एक इसकी अपोजिट होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि ये कॉस्ट आपके हाथ में होती है, ये कॉस्ट आपके हाथ में होती है कि आपके हाथ में है कि आपको ये कॉस्ट लगानी है, कितनी लगानी है, कम लगानी, ज्यादा लगानी, नहीं लगानी। अब ऑप्शन देख लो आप। फिक्स्ड कॉस्ट, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, ये आपके हाथ में है। इंश्योरेंस एंड बिल्डिंग तो आपको करानी ही करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप देख लो, ओवर टाइम पेमेंट टू वर्कर, अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्कर जो है ओवर टाइम करें तो ये आपके हाथ में, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, आप रॉ मटेरियल कितना खरीदो, 10 किलो खरीदो, 5 किलो खरीदो, ये आपके हाथ में, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। कॉस्ट ऑफ एनर्जी, आप एनर्जी कितना कंज्यूम करो, ये भी आपके हाथ में, 10 किलोवाट करो, 5 किलोवाट करो, ये भी आपके हाथ में, तो वेरिएबल कॉस्ट जो ये भी हो गई। इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये सब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। रेंट हो गया, ये तो आपके जाने ही जाने हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है फिक्स्ड कॉस्ट के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 37 का ए। Which company adopted the Taj Mahal through the Clean India campaign of Tourism Ministry? Option D, ONGC is the right answer. Current affair question है. No explanation needed. 39, which among the following is or are indirect tax levied by the center and the state? मतलब आपको बेसिकली बताना है कि इनमें से इंडायरेक्ट टैक्स क्या है। एक्साइज यस, कस्टम यस, सर्विस टैक्स यस, प्रॉपर्टी टैक्स नो, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, और इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो ये दोनों डायरेक्ट टैक्स हो गए, बिकॉज प्रॉपर्टी पे, आपकी प्रॉपर्टी पे आप ही टैक्स देते हो, तो इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनकम टैक्स तो आपको पता ही कि आपकी इनकम पे आप टैक्स दोगे, दैट मीन्स ये भी डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि आप टैक्स देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स, आप इनडायरेक्टली टैक्स देते हो गवर्नमेंट को। आप कोई परचेज करते हो, कोई भी फॉर एग्जांपल पेन परचेज करते हो, तो आप 10 रुपए के पेन में उसके टैक्स की वैल्यू भी देते हो। तो जो प्रोड्यूसर है पेन का, वो आपके बिहाफ पे टैक्स देवाएगा गवर्नमेंट को। सो दैट इज वाई एक्साइज, कस्टम, सर्विस, ये तीनों जो है इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। बी इसका करेक्ट आंसर है। Indian market regulator SEBI is on course to relax investment norms for sovereign wealth funds, the investment vehicles which are directly controlled by the government of a country. This the main reason behind this move is what? पूछा गया कि सेबी अगर रिलैक्स कर देता है इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, किसके लिए? बाहर के इन्वेस्टर्स को हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए अगर ऐसे कोई रूल्स बनाता है सेबी, तो उसके मतलब क्या है? द डिजायर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अट्रैक्ट मोर एफपीआई, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। प्रेशर बाय फॉरेन गवर्नमेंट ऑन इंडिया टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन फाइनेंशियल सर्विस, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई प्रेशर, हम हमारी कंट्री पर प्रेशर क्यों देगा? वी आर अ सॉवरेन कंट्री,
हम रिपब्लिक है, हम किसी गुलाम थोड़े ही हैं, तो हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। सेबी डिजायर टू क्रिएट अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, हम अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई रेलेवेंट डायरेक्टिव्स टू एसबीआई, आरबीआई क्यों देगा, नहीं। तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगेन दीज टू ऑप्शंस कैन बी द ऑप्शन, ठीक है, राइट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। सेबी के मन में आ जाए ठीक है भाई, हम अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहते, कल को 50 साल बाद ऐसी पॉलिसी आ जाए सेबी की, हाँ भाई हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर को हम बराबर का दर्जा देना चाहते हैं, जैसे अभी ट्रेड में होता है, ऐसी अगर वो इन्वेस्टमेंट में कुछ ट्रीटी आ जाए 50 साल बाद, ये दोनों पॉसिबल है। बट एट द मोमेंट सबसे राइट आंसर इसमें क्या लग रहा है कि द डिजायर ऑफ द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए 40 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 41, दिस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, ऑफलोडिंग शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू गवर्नमेंट, उल्टा ही बोल दिया, ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज, बी इज द करेक्ट आंसर। जब गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर प्राइवेट कंपनीज को जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत ऐसे टर्म्स है कि मतलब बहुत ऐसे टर्म है कि जो बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहता है, तो इसका मतलब आपको पता ही होगा। 41 का बी इज द राइट आंसर। 42, डैश इज बोरोड फ्रॉम द वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 42 ऐसा कौन सी चीज है जो जर्मनी से लिया हुआ है? ऑप्शन डी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने जर्मनी से लिया हुआ है। तो अगेन ये जो बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें समझाने लायक है नहीं। 43, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। इस क्वेश्चन में शायद किसी को प्रॉब्लम रही होगी। सिटीजनशिप इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? कैबिनेट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, लॉ कमीशन। ऑप्शन बी, पार्लियामेंट इज द राइट आंसर, बिकॉज आपकी सिटीजनशिप किससे आती है? सिटीजनशिप के रूल्स कहाँ से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं? बिल्कुल नहीं लिखे। सिटीजनशिप के रूल आते हैं आपकी सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये एक्ट आपके सिटीजन रूल्स के जो है जो रूल्स निर्धारित करता है, तो इट इज अ स्टैट्यूटरी थिंग, एक्ट जो है ये निर्धारित करता है। तो एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। By which amendment of the Constitution the word socialist was incorporated in the preamble of the Constitution? Very simple. Option A, 42nd Amendment, 1976. बहुत सिंपल है, सबको पता है। Which schedule of the Indian Constitution is related to पंचायती राज? Again a very simple question. Question of 11th schedule जो है पंचायती का है, और 12th schedule जो है म्यूनिसपैलिटीज का है, ठीक है। योर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ठीक है। 73rd 74th, ठीक है, सॉरी 93rd एंड 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 93rd एंड 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 46, द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ऑप्शन बी, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर की में मैंने ऑप्शन सी दिया हुआ था, बट वो थोड़ी मिस्टेक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर, और राज्यसभा के मेंबर के कैसे इलेक्शन करना है, ये सब हमने साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोरो किया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। 47, डैश कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियंस। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नन ऑफ दीज। पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। पार्लियामेंट जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है फंडामेंटल राइट्स पे, इन केस कि वो जो है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर को जो वॉयलेट ना करते हो। अगेन ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी आ सकता है, ये भी जो डिसीजन लेंगे, बट पार्लियामेंट आपकी जो है इंपोज कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 48, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज व्हाट, अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल नहीं है वो, इट इज अ लीगल राइट, इट इज अ लीगल राइट, ठीक है। अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस, अप्लीकेबल टू फॉर ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडीज, एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टेट्स, अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस। ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, बिकॉज कोई फॉरेन का बंदा आके आरटीआई नहीं ला सकता हमारे डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। फॉरेन का बंदा आरटीआई यूज नहीं कर सकता। इट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस, ठीक है। तो 48 का बी इज द राइट आंसर। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स लिटरली मीन्स वी कमांड? मैंडबस। ये तो चारों पांचों आप जितने भी रेट्स है आपको याद कर लेनी है, तो हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पे, तो ये तो बहुत हॉट टॉपिक्स होते हैं, ये तो याद करने हैं। 50th, the ideal of welfare states in the Indian Constitution is enshrined in डीपीएसपी कि इंडिया जो है वेलफेयर स्टेट हो, ये कहाँ लिखा है? प्रियम्बल में लिखा है, फंडामेंटल राइट में लिखा है, 7th शेड्यूल में? नो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डीपीएसपी में लिखा है कि इंडिया विल बी अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है, सॉरी वेलफेयर स्टेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 51, डैश इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट।
इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, बिल्कुल नहीं। मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा, बिल्कुल सही। इलेक्टोरल कॉलेज, अच्छा एक स्टूडेंट का मेरे पास डाउट था कि ऑप्शन बी और सी में क्या डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे इसमें लिखा है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा, मेंबर्स, और यहाँ पे लिखा है कि इलेक्टोरल कोलाज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो बेसिकली क्या है, इलेक्टोरल कोलाज में क्या होंगे, नॉमिनेटेड एमपीज भी होंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है, ठीक है, और यहाँ पे जो है इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, 51 का बी। 52, डैश powers are exercised both by the president and the governor, dash powers are exercised by the both president and the governor, pardon to sentence by court martial, नहीं ये सिर्फ president कर सकता है। Power to remit a sentence in an offense relating to matters in the state list, yes this is the right answer, option B is the right answer। Power to commute death sentence, ये भी president सिर्फ कर सकते हैं, ये भी president, तो option B is the right answer, 52 का हो गया B। 53rd, if the president returns a bill to the legislature for reconsideration, a repassage of the bill by two thirds majority, नहीं टू थर्ड मेजोरिटी क्यों, a repassage of the bill by a majority will make, हाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेजोरिटी सिर्फ अगर प्रेसिडेंट जो है किसी भी चीज को मना कर देते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देते हैं बिल को, तो वही सेम बिल अगर मेजोरिटी के साथ, कोई स्पेशल मेजोरिटी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी के साथ भी अगर जो बिल जो है अगर वो वापस प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 53 का हो गया बी। 54, पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is based on conventions, is based, has been created to the parliament, has been, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है प्रेसिडेंट की सॉरी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, लिखा तो है आर्टिकल 74 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो 74th जो आर्टिकल में आपका लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जो है, इसका आंसर है हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 55, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसॉल्व्ड, बिल्कुल सही, और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड, ठीक है, ये सब होते हैं। तो लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, 55 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In appointing a governor, the president consults the chief minister of the state as this is constitutionally imperative, constitution लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा कहीं पे भी, कन्वेंशन है, बिल्कुल यस, तो बी का आंसर है, ऑप्शन बी, ये कन्वेंशन है, कहीं लिखा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर को जो है कंसल्ट करना है गवर्नर को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये कन्वेंशन है, सिर्फ ऐसा करते आए हैं तो इसलिए होता है। 57, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, द गवर्नर, ये तो एक ही ऑप्शन हो गया, तो थोड़ा गलत है। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अमंग देमसेल्फ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हो गए वही जो है उसका चेयरमैन डिसाइड करेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 58, प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, 105 में, आपने बेसिक आपको पता हो, जरूरी भी नहीं है बताना, आपको हर एक आर्टिकल याद हो, ठीक है, उसके बिना भी ये आंसर हो जाता, जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल प्रिविलेज कहता है स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर के। 105 आपको पता है कि यहाँ पे तो ऐसे ये सारे जो है आर्टिकल्स वो यूनियन के लिए चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल्स यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं होते। 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसा आर्टिकल्स है जहाँ पे स्टेट स्टेट गवर्नमेंट की जो आर्टिकल्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आंसर हो सकता है। चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल नहीं। नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 94 और 194 कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिविलेज कहता है स्टेट लेजिस्लेचर के, तो आपको एलिमिनेशन के थ्रू ये भी कर सकते थे आप, बाकी आपको याद है एग्जैक्टली तो अच्छी बात है, बाकी आप एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो 58 का आंसर बी है। Regarding reservation of seats on panchayats and municipalities, it would incorrect to say what? Seats are reserved for SC ST information, ये तो बिल्कुल सही है। At least one third of the total number of seats, बिल्कुल सही। Option D is the correct answer. Unreserved seats cannot be contested by women, ऐसा कहाँ लिखा है? बिल्कुल कंटेस्ट कर सकती हैं, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ये जो है आपका इनकरेक्ट है म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट कंसर्न विद पंचायती राज, इनमें से कौन सी कमेटी पंचायती राज के लिए नहीं बनी है? अशोक मेहता आपको पता ही कितनी इंपॉर्टेंट है, 1977। बलवंत राय सबसे पहली कमेटी, वीकेआरबी कमेटी, ठीक है। सांतानाम कमेटी जो है आपका आंसर है। सांतानाम कमेटी पंचायती राज के लिए नहीं, बल्कि ये जो है करप्शन को कम करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, करप्शन के लिए, ठीक है। तो ये सांतानाम कमेटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज योर आंसर। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पंचायत, इनमें से क्या पंचायती का पार्ट नहीं है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आर पार्ट ऑफ इट,
टाउन एरिया कमिटीज आर नॉट, विलेज ब्लॉक आर, पंचायती बोर्ड्स आर। तो ऑप्शन बी टाउन एरिया कमेटी जो है पंचायत का पार्ट नहीं होती है। तो ये जो है इसका आपका उत्तर हो गया। 62, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द पंचायती राज इज व्हाट? पंचायती राज बनाने के लिए इसका एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? प्रोवाइडिंग पैरेलल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। पैरेलल गवर्नमेंट एक बहुत नेगेटिव वर्ड होता है। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब ये हो जाता है कि आप जो है अपने ही हिसाब से गवर्नमेंट चला रहे हो। आप जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में भरोसा नहीं है, और जो है आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट जो है चला रहे हो, तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सर्विंग द रूरल पीपल वेल, yes, this can be the answer. Increasing the employment opportunity in the rural areas, employment opportunity के लिए पंचायती राज बनाया? बिल्कुल भी नहीं। Giving a sense of political awareness to the rural mass, this is the most appropriate answer, कि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस दे दी जाए रूरल मासिस को, बिकॉज आपको पता है कि वहां से जो है इलेक्शंस लड़ेंगे, गांव मोहल्ले में से लड़ेंगे, तो उनको पॉलिटिकल जो है नॉलेज मिल जाएगी और अवेयरनेस मिल जाएगी। तो दैट इज वाई पंचायती राज जो है एक डेलीगेटेड पावर के रूप में जो है इसको दिया गया था। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 63rd, which of the following is not correct? क्या करेक्ट नहीं है? ग्राम पंचायत हेडेड बाय सरपंच करेक्ट है, तो द पंचायत समिति इज हेडेड बाय द चेयरमैन, ये भी सही है। जिला परिषद इज हेडेड बाय द चेयरमैन, ये भी सही है। द सरपंच एंड द चेयरमैन आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली बाय द पीपल, नहीं, ये ऑप्शन सही है। मतलब क्या है, सरपंच जो है सीधा सीधा लोग जो है चुनते हैं, बट चेयरमैन जो है ये लोग नहीं चुनते। ये जो है आपस में जो सरपंच जो है सारे बन के जाते हैं, ये आपस में जैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, वैसे ही ये चेयरमैन का इलेक्शन होता है, कि जो आपने चुन लिए वो कैंडिडेट्स, यानी जो आपने सरपंच चुन लिए, वो सारे गांव के सरपंच उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास के वो जाके चेयरमैन को चुनेंगे। तो ये जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 64, द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत शैल बी फॉर 5 years, ये पता है। फ्रॉम द डेट ऑफ, अब ये कौन सी डेट से पहला जो है स्टार्ट हो जाता है? एट इट्स फर्स्ट मीटिंग, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट मीटिंग जब हुई उस डेट से जो है आपका 5 ईयर जो है आपका 5 साल का जो टेन्योर है वो शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 65, डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय, वेरी सिंपल, गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर्स जो है अपॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज अ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ अंडमान निकोबार? अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए कौन सा हाई कोर्ट लगता है? ऑप्शन बी कलकत्ता लगता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फैक्चुअल चीजें हैं सब। कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी मे बी एस्टेब्लिश्ड बाय, मतलब किन्हीं 2 रीजन्स के लिए एक हाई कोर्ट होगा, 2 स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये कौन आदेश बना सकता है? पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट। ऑप्शन ए पार्लियामेंट अगर कह दे कि भाई इन 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, तो जो है ये हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर रिजाइंस बाय राइटिंग अ लेटर। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर को रिजाइन करना है, तो वो रिजाइनेशन किसको लिखेगा? प्रेसिडेंट को। ऑप्शन सी गवर्नर इज द राइट आंसर। President appoints the chairman of Public Service Commission or the members of the Public Service Commission. But in case they want to resign it, they have to resign writing a letter addressing to the governor and not to the president. Okay, तो प्रेसिडेंट जो है सिर्फ अपॉइंट करता है, रिमूवल जो है गवर्नर होता है, गवर्नर जो है करता है। 69, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री? फैक्चुअल क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फूड। I don't know whether I am pronouncing this right or not, but option D is the correct answer. Prehistory के father कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूड। Which of the following sites of the Indus Valley civilization had an ancient dockyard? Ancient dockyard shipping से मतलब होगा, ट्रेड से मतलब होगा, तो देख लो। कालीबंगन was famous for bangles, चूड़िया के लिए फेमस था। लोथल इज राइट आंसर। लोथल जो है वहां पे एक ऐसा, जब इसको एक्सकवेशन किया तो वहां पे ऐसा लगा कि वहां पे जो है पोर्ट था वहां पे, यानी जहाँ पे शिप्स उतरते हैं जाते हैं, पोर्ट था। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हड़प्पा में आपको पता ही है कि हड़प्पा में द ग्रेट बाथ ये जो आप वहां पे मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोथल इज अ डॉकयार्ड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा। 71, विच मेटल वाज अननोन टू आईवीसी? इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन सा मेटल जो है अननोन था? वेरी सिंपल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। अगर आयरन होता तो आपको पता है कि आयरन की खोज से तो मतलब पूरा पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई। आयरन आपको कब मिलता है? आयरन आपको मिलता है वैदिक एज के बाद। ठीक है, तो वैदिक एज जब खत्म हुई तब उनको आयरन मिला, तब जाके जो है ये आपके महाजन पदार्थ सेटअप हुए। बिकॉज
आपका जो गंगा के आसपास का एरिया था वहां से लोगों ने हट के कहीं और जाना शुरू किया, और जब कहीं और जाना शुरू किया तो जो है पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोड हुई, पॉपुलेशन जो है एक्सपैंड हुई। तो ऑप्शन डी, आयरन की खोज तो बहुत महत्वपूर्ण खोज है। तो ये तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, एंशंट हिस्ट्री पढ़ी है, तो बहुत इजी सवाल था, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं थी। 72, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरीली। अब वैदिक आर्यन जो है किस चीज की जो पूजा करते थे? इमेज वर्शिप तो तब तक स्टार्ट ही नहीं हुई थी, भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वर्शिप ऑफ नेचर, नेचर की वर्शिप करते थे वो, ठीक है, और यजनास करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू, गायत्री मंत्र किसको डेडिकेट किया जा रहा है? ऑप्शन डी, सावित्री को जो है डेडिकेट किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। विच बुक ऑफ द लेटर वैदिक एज डिवाइड्स द कंट्री इनटू 5 पार्ट्स? ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है 5 भाग में डिवाइड करती है, बी राइट आंसर। 75th, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कमेंटेटर ऑफ द मनुस्मृति? मनुस्मृति कमेंटेटर कौन थे? ऑप्शन डी, मेधातिथि, मेधातिथि जो है ये मनुस्मृति कमेंटेटर थे, डी इज द राइट आंसर। 76, what is the greatest debt owned by the Buddhist world to Sri Lanka? Option D, the propagation of Buddhism in Southeast Asian nation. जो कंट्रीब्यूशन श्रीलंका का रहा साउथ ईस्ट नेशंस में बुद्धिज्म को एक्सपैंड करने के लिए या फिर प्रमोट करने के लिए, ऐसा कंट्रीब्यूशन के लिए माना जाता है कि श्रीलंका जो है एक बहुत बड़ा भार संभालता है, या फिर ग्रेटेस्ट डेप्ट है बुद्धिज्म को, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 77, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ समर्थ इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन? समर्थ का फंक्शन क्या था? ऑप्शन ए, कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो ऑफिसर था उसको बोलते थे हम समर्थ। 78, द मोस्ट इंफॉर्मेटिव सोर्स अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज बी, अर्थशास्त्र। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अर्थशास्त्र सबसे अच्छा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, उसी के बारे में किताब है। 79, व्हाई डिड ब्रिटिश रिजॉर्ट टू डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है क्या? बेसिकली जब 1833 में लॉ कमीशन बनाई, पहली लॉ कमीशन बनाई, जो हेड कर रहा था कौन? मैकॉले, मैकॉले, मैकॉले। तो इन्हीं को इन जब ये हेड कर रहे थे, तो उस वक्त बात चल रही थी कि एजुकेशन इंडिया में कैसे जो है दी जाएगी। तो इसीलिए इसके ऊपर काफी बहस हुई कि इंग्लिश में दी जाएगी या फिर हिंदी में दी जाएगी, ठीक है। लेकिन मैकॉले चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में दी जाए इंडिया में। तो उनका ऐसा मानना था कि हम सोसाइटी के कुछ या फिर ऊपर ऊपर के लोगों को हम जो एजुकेट कर देंगे, ऊपर ऊपर के लोगों को एजुकेट कर देंगे, और अगर ये एजुकेट हो जाते हैं तो ये अपने आप जो सोसाइटी के लोअर स्टार्टा के सेक्शन के लोग हैं, लोअर सेक्शन के लोग हैं, ठीक है, जो लोअर सेक्शन के लोग हैं, ये अपने आप जो है एजुकेट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि आप जो है सोसाइटी के ऊपर ऊपर के लोगों को जो है आप जो है पढ़ा दो, इंग्लिश पढ़ा दो, ठीक है, या फिर पढ़ाई करा दो, एजुकेट कर दो, तो ये अपने आप, ये लोग अपने आप जो है नीचे के लोगों को, नीचे के लोगों को यानी सेक्शन में जो सबसे नीचे आते हैं लोग, उनको जो है एजुकेट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और ये किससे रिलेटेड थी? ये थी टू जस्टिफाई देयर एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके। 80th, टू विच ऑफ द फॉलोइंग, विच द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल? इनमें से ऐसा क्या है कि जो ये ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया? र्यून ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, र्यून ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ये सब तो ब्रिटिश की देन है। इंडियन फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म जो है ब्रिटिशर्स ने दिया। यहाँ पे तो फ्यूडलिज्म ये काफी परसिस्ट करता था हमारी कंट्री में। तो आप इसके बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि कितना फ्यूडलिज्म हमारी कंट्री में था। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। 81, व्हेन इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया इन द ईयर ऑफ? अगेन वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 1835 से 1835 से इंग्लिश जो है कंपलसरी कर दिया था। कंपलसरी क्या मतलब, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, तो इंग्लिश जो है 1835 के बाद जो है लागू हो गई थी। 82, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइकॉम सत्याग्रह? वाइकॉम सत्याग्रह जो है किस लिए हुआ था? ऑप्शन ए, रिमूव अनटचेबिलिटी, ऑप्शन डी, ओपन द टेम्पल्स फॉर द एंट्री ऑफ लोअर कास्ट एंड अवर्नास, क्योंकि जो है लोअर कास्ट को जो है अलाउ नहीं था मंदिर में जाना। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 82 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो मूविंग अहेड, 83, which of the who of the following had
called सुभाष चंद्र बोस as देश नायक? किसने देश नायक कहा सुभाष चंद्र बोस को? ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था उनके लिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Who among the following leaders escaped from the prison and organized underground activities during the Quit Indian movement? कृपलानी, जेपी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण जो है जेल से छूटे थे और उन्होंने जो है एक अंडरग्राउंड एक्टिविटी स्टार्ट की. बिकॉज आपको पता है क्विट इंडियन मूवमेंट जब लॉन्च हुआ तो सारे फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिकल लीडर्स जो है अरेस्ट कर लिए गए थे ताकि जो है बड़े स्केल का जो है एक प्रोटेस्ट ना हो. तो ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण इज योर राइट आंसर. 85. जीके गोखले फाउंडेड. इनमें से क्या, कौन सी संस्था जीके गोखले यानी गोपाल गिरीश गोखले ने जो है फाउंड की है? ऑप्शन सी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है इन्होंने फाउंड की थी 1905 में. 1905 में. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड इन बाय द अर्ली 20th सेंचुरी. तो अर्ली 20th सेंचुरी की बात चल रही है तो आप समझ लो 1900 से 1910 ये अर्ली हुआ. बोयर वार 19 नहीं, इस वॉर से तो गांधी जी फेमस हुए थे. गांधी जी जो है, गांधी जी का नाम जो है फेमस हुआ था, तो ये गांधी जी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल स्ट्रगल के लिए नहीं है. रशियन रेवोल्यूशन 1917 की बात चल रही है तो 1917 अगेन ये जो है आपका अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर क्वालिफाई भी नहीं करेगा. और उससे पहले जब जापान ने रशिया को हराया, जापान रशिया का जब वॉर चल रहा था 1904 1905 में, और जापान बीइंग एन एशियन कंट्री, जापान एक एशिया कंट्री था, तो इंडियंस को रियलाइज हुआ कि नहीं, एशियंस कंट्रीज भी दूसरों को हरा सकती हैं. तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. 86 का ऑप्शन सी. 87. The most fearless and bold women leaders of the peasant movements who sacrificed her life to protect peasants right was C, वीरा गुनमा. तो ये आपके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड. 88. Who among the following was not a member of the cabinet mission? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स बिल्कुल मेंबर थे. अलेक्जेंडर बिल्कुल थे. रेडक्लिफ नहीं. पैट्रिक लॉरेंस ये तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त, एसओएस इसको बोलते हैं. तो ऑप्शन सी रेडक्लिफ. रेडक्लिफ तो आपको पता ही कि जो आपकी रेडक्लिफ लाइन है जो बॉर्डर बॉर्डर जो है असाइन किया गया था, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का, उसके लिए रेडक्लिफ कमेटी या रेडक्लिफ कमीशन जो है सेटअप हुई थी, तो कैबिनेट मिशन के लिए नहीं हुई थी. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 89. Who drafted the Constitution of Muslim League, the Green Book? ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने जो है काम किया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 90. Which one among the following was part of गांधी इरविन एग्रीमेंट ऑफ 1931? इनमें से क्या जो है एक पार्ट है गांधी इरविन एग्रीमेंट का? A. Stand against political. B. Nehru to report. C. Deletion of communication. Option D. Release of political prisoners एक्सेप्टिंग दोज गिल्टी ऑफ एर्सन वायलेंस. ये आपको पता है जब आपने गांधी इरविन पैक्ट पढ़ा तो ये जो है वहां पे जो है कुछ शर्तें रखी गई थी, तो ये जो शर्त जो है मान ली गई थी, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्टिंग दोज गिल्टी ऑफ एर्सन एंड वायलेंस. इसमें भगत सिंह जी भी शामिल थे, उनको जो है रिलीज नहीं किया गया था, उसकी भी अलग से कथा है. अगर आपने जो है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो अच्छे से पढ़ी है तो आपके पास ये आंसर आ गया होगा कि मॉडर्न जो भगत सिंह की रिलीज प्रिजन से रिलीज करने वाली बात थी वो कितनी सस्ती और कितनी झूठ थी. ठीक है, तो 90 का ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. 91. What was the privy purse in the context of history of modern India? Privy purse क्या है? A grant given by the government of India to the erstwhile Prince of India. Option C is your right answer. ग्रांट दी जाती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया जो ग्रांट देती थी किसको? जो पहले के जो प्रिंस यानी अरजवाड़े थे उनको जो है एक ग्रांट मिलती थी. तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. 92. द कैबिनेट मिशन फॉर इंडिया एनविसाज्ड. कैबिनेट मिशन प्लान जो बना वो क्या चाहता था इंडिया में? फेडरेशन? बिल्कुल नहीं. कॉन्फेडरेशन? बिल्कुल नहीं. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं. यूनियन ऑफ स्टेट्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. बाय नाउ आई विल टेल यू. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो बेसिकली क्या हुआ कि इंडिया पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, बट इंडिया व्हाट इट वांटेड कि मतलब कांग्रेस क्या चाहती थी उस वक्त कि हमारा जो कंट्री बने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो बहुत यूनिटरी हो. यूनिटरी मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर हो रादर देन स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, सेंट्रल
गवर्नमेंट को ज्यादा पावर हो स्टेट गवर्नमेंट को। वेयर एज ऑन द अदर हैंड मुस्लिम मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि हिंदू का इंडिया हो जाए और पाकिस्तान बन जाए मुस्लिम नेशन। मतलब बेसिकली क्या बंटवारा चाहते थे मुस्लिम लीग वाले, ठीक है। लेकिन जब इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स में बांटे अलग अलग स्टेट्स। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीन ग्रुप में जो है अलग अलग इंडिया के स्टेट्स जो है बांट दिए गए थे। उसमें किसी स्टेट्स में हिंदू मेजोरिटी थी और किसी स्टेट्स में मुस्लिम मेजोरिटी थी मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो इस तरह से जो है बांटे गए थे। बट जब ये बंटवारा हुआ, स्टेट्स का बंटवारा हुआ, कभी भी कैबिनेट मिशन प्लान ने ये नहीं बोला कि कंट्री का बंटवारा होगा। कंट्री का बंटवारा और स्टेट्स के बंटवारे में फर्क है। स्टेट्स का बंटवारा का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ स्टेट। और जब कंट्री बट जाती है तो उसमें बोलते हैं हम क्रिएशन ऑफ अ कंट्री। मतलब एक अलग से कंट्री ही बन गई, क्रिएशन ऑफ अ कंट्री। तो क्रिएशन ऑफ कंट्री वाली जो बात है, ये नहीं चाहती थी कैबिनेट मिशन प्लान, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया था। इसीलिए इसीलिए मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग जो है ने रिजेक्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान। और इन्होंने 16 अगस्त 1946 में एक, मतलब बहुत बड़े लेवल के कम्युनल राइट्स शुरू हुए। और इसमें इन्होंने स्लोगन दिया, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 5000 सिविलियंस की डेथ हुई थी। इतने बड़े लेवल पे कम्युनल राइट्स हुए थे। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे थी। यूनिटी के नाम पे कुछ नहीं था। बिल्कुल दंगे फसाद पूरे कंट्री में जो है चल रहे थे। तो ये मांगे थी। ऑप्शन अब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज यू ए बी सी, ग्रुप ए बी सी, इन तीनों में जो है अलग अलग स्टेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ए में जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मद्रास, सेंट्रल स्टेट्स, और आपका यूपी एंड आपका मुंबई। तो ऐसे ऐसे करके जो है आपके तीन भाग में स्टेट्स बांट दिए गए थे। तो बेसिकली क्या है ये, दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसलिए है 92 का डी। ठीक है, दो तीन बच्चों को इसमें थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने इसको इलेबोरेट किया 92nd क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। Who among the following first used the word Swaraj in its political sense and accepted Hindi as the national language of India? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक जो है इसका आंसर है। स्वराज इन्होंने पहली बार जो है पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने बोला था, और हिंदी को भी इन्होंने नेशनल लैंग्वेज की सबसे पहले एक्सेप्टेंस इन्होंने दी थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे थे। प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो बिना पानी के उग जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स ऐसे जो पानी में ही उगते हैं, पानी को चाहिए। मेसोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो पानी की मात्रा काफी कम चाहिए, मतलब काफी कम पानी दोगे तो भी ये जो है प्लांट्स जो है ग्रो करेंगे। और एफिफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरों प्लांट्स के ऊपर उगते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर होते हैं, ये हवा में उग जाते हैं। बेसिकली बेल जो है बेल जो है किसी और प्लांट के ऊपर चल जाती है, उसको सॉइल की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, तो एफिफाइट्स जो है उस तरह के प्लांट्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ज़ेरोफाइट्स। 95, mitochondria are absent in cyanobacteria and bacteria. Again factual है। Common form of food stored in fungal cell is your glycogen. Option A is the right answer. 97, lichens are important in studies on atmospheric pollution because they are very sensitive to pollutants. तो lichens की status से आप जो है उस एरिया का pollution या फिर pollution level भी बता सकते हो। तो option D is your right answer, because they are very sensitive to pollutants. In a food chain, the third tropic level is always occupied by the carnivorous जो है। तो ये फूड चेन अगर मैं बनाऊं तो फर्स्ट लेवल पे आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, सेकंड पे आते हैं आपके हर्बीवोर्स। क्वेश्चन में पूछा कि थर्ड लेवल पे कौन आते हैं, तो थर्ड लेवल पे आते हैं आपके कार्निवोर्स, और फोर्थ लेवल पे आते हैं आपके
डिकम्पोजर्स। इकोलॉजी है, इन इकोलॉजी इन्वायरमेंट, ये उसका क्वेश्चन है, तो वो भी आपके सिलेबस में है, तो वहां से क्वेश्चन जो है दिया गया है। 99, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, कम हनी का एक मेजर कंपोनेंट क्या है? फ्रुक्टोज। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। Memory of a computer is commonly expressed in terms of kilobytes or megabytes. A byte is made up of what? It is 8 binary digits. Option A. 101. What type of resource is most likely to be shared common resource in a computer network? सबसे ज्यादा इसमें से क्या कौन सी ऐसी चीज है जो शेयर कर सकते हैं एज अ कॉमन रिसोर्स? प्रिंटर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज प्रिंटर जो है आपको पता है 4 से 5 से डिवाइसेस में कनेक्ट हो जाएगा, 4 से 5 या फिर इससे ज्यादा भी आजकल होने लगे हैं। तो सेम प्रिंटर पे आप काफी सारे कंप्यूटर से जो है प्रिंट दे सकते हो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्पीकर जो है आप एक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, कीबोर्ड, अगेन ये बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। आपके कीबोर्ड जो है, आपका कीबोर्ड जो है एक ही डिवाइस चला पाएगा, बट प्रिंटर ऐसा चीज है जो आपकी कॉमन रिसोर्स की तरह आप यूज कर सकते हो, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूनिवैक इज व्हाट? इट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगेन फुल फॉर्म पूछी थी, बेसिक चीज है। 103, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव व्हाट? बूट का मतलब रिस्टोर होता है, रिस्टोर अगर वो नहीं, क्यों नहीं कर पाएगा? अगर उसके पास क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो, तो वो बूट कैसे कर लेगा? ऑप्शन सी, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस? एंटीवायरस में से क्या नहीं है? ओरेकल। ओरेकल जो है एंटीवायरस नहीं है। सिंपल क्वेश्चन अगेन। RAM can be treated as the dash for the computer processor. It is the waiting room of the computer processor. Again, a simple चीज है। In TV transmission, sound signal is what? Sound signal is frequency modulated. Frequency से जो हम चलते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। New Horizon spacecraft was launched by NASA to study which of the following planets? ऑप्शन बी, प्लूटो को जो है स्टडी करने के लिए जो लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 108, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के डेड रिमेन्स से जो है कोल बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ऐसे नहीं बनते। 109, डैश इज यूज टू मेक अ सोलर सेल? सिलिकन। सिलिकन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया इज अप्सरा। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया। ये आपका ऑलमोस्ट आई गेस 1956 या 65 तब जो है लॉन्च हुआ था, तो अप्सरा इज द राइट आंसर। When was सब ऑफिस ऑफ आरबीआई एस्टैब्लिश इन उत्तराखंड? 30 जून 2006 में जो एस्टैब्लिश हुआ था, तो सी इज द राइट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द कॉपर सिटी? अल्मोड़ा इज द राइट आंसर, कॉपर सिटी बोला जाता है इसको। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बगनाथ टेम्पल इज लोकेटेड? बागेश्वर में लोकेटेड है, ऑप्शन सी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक्स? ऑप्शन बी, अल्मोड़ा इज द राइट आंसर। In Uttarakhand, the revenue police system was introduced in 1865. I guess 1865 is the right answer. Let me check. 1865 है क्या? 115? No, it is the right answer is just a minute. Yes, the right answer is 1861. Option A is the right answer. Moving forward, the Ganga was declared a national river on 4th November 2008. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बोरीवली से बोरी बंदर तक? शैलेश मेतियानी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगेन ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम ओनली आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मैं सिर्फ इनका आंसर बता रहा हूँ, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन करने की चीजें है नहीं, वेरी फैक्चुअल डेटा है। तो अगेन मैं जो है फटाफट इसके आंसर बताता हूँ। मोस्टली जीएस में आपके एक्सप्लेनेशन चाहिए थे, तो वो आपको मैंने बता दिए, फटाफट इन सबके आंसर बताता हूँ। नेम द फेमस सिनेमा एक्टर फ्रॉम उत्तराखंड हु वाज अवार्डेड फॉर दिस बेस्ट एक्टिंग फ्रांस? निर्मल पांडे इज द राइट आंसर। In Bodha scriptures, Uttarakhand is called as Himvant. Option A is the answer. The first unified royal dynasty of Uttarakhand is Kuninda. Option D. ये D होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन डी, कुनिंदा इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ बुक गढ़वाल पेंटिंग्स? बुक गढ़वाल पेंटिंग के ऑथर कौन है? इसका ऑप्शन ऑप्शन डी, चंद्र सिंह नेगी। चंद्र सिंह लेनी आई गेस, या फिर मुकुंदी लाल। 121, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन मुकुंदी लाल इज द राइट आंसर। गढ़वाल पेंटिंग्स की मुकुंदी लाल जो है सही आंसर है। द वर्ड यूज फॉर द किन्नर इन द केदारखंड इज? ऑप्शन बी, भिल बोला जाता है किन्नर को केदारखंड में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन उत्तराखंड? ऑप्शन बी, जौनसारी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है जौनसारी की है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
भगवती नंदा इज रिगार्डेड टू द डॉटर ऑफ is regarded to be daughter of option A 124 का ऑप्शन ए मदर मद्राचल माउंटेन। द लॉन्गेस्ट पिलग्रिमेज ऑन फुट ऑफ द वर्ल्ड इज नंदा रजत। ये तो बहुत फेमस है, आपको पता है, ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर की जो है पैदल यात्रा है ये। तो नंदा रजत जो है इसका आंसर है। एट प्रेजेंट थ्रू विच माउंटेन पास द कैलाश मानसरोवर यात्रा इज कंडक्टेड। लिपू लेक से आपको पता है यहाँ पे रोड बनाई गई थी, तभी उस पर विवाद हुआ था पिछले साल इंडिया नेपाल के बीच में। तो मानसरोवर यात्रा को बेसिकली शॉर्ट करने के लिए वो रोड बनाई गई थी लिपू लेक में, उसी पे विवाद हुआ इंडिया नेपाल में। तो लिपू लेक इज द आंसर। विच आर द फर्स्ट एंड द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द नंदा देवी रजत। पहला डेस्टिनेशन इसका पड़ता है नौती एंड द लास्ट डेस्टिनेशन इज होमकुंड। हेमकुंड नहीं है, होमकुंड है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 128 out of the following which pond is called the pond of brother and sister? Option A Masar pond is the right answer. 129 by what name does state flower of Uttarakhand is called in local dialect? Local dialect में पूछा है, तो कौल पद्मा is the right answer. कौल पद्मा उसको बोला जाता है। ऑप्शन बी is the right answer. The district of Uttarakhand having maximum child sex ratio. Option A Almora is the right answer. The governor who remained for the longest duration. Sudarshan Agarwal is the right answer. विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? चमोली इज द राइट आंसर। इस बार लोअर पीसीएस एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आया था एंड उसमें चमोली ऑप्शन ही नहीं था एंड उत्तरकाशी आपको मार्क करना पड़ा। बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में अगर मैं उठा के देखूं तो मैंने आपको फॉरेस्ट एरिया की जो एक क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑफिशियल डेटा है उसमें उत्तरकाशी का जो एरिया है वो 8016 स्क्वायर किलोमीटर है और चमोली का है 8032। तो ऑफिशियल गवर्नमेंट हिसाब से चमोली जो है आंसर बनता है, लेकिन लोअर पीसीएस एग्जाम में चमोली आंसर दिया ही नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन में दिया ही नहीं था। तो इसलिए उत्तरकाशी जो है उसका आंसर था। बाकी अगर आप एरिया वाइज जाओ, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एरिया वाइज, तो चमोली इज द राइट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत सब कास्ट इज कंसिडर्ड सूर्यवंशी? ऑप्शन ए रोतेला इज द आंसर। हु कंपोज द गद्र जयवंश का इतिहास? ऑप्शन ए मोदाराम इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस सॉन्ग? फोक डांस सॉन्ग इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शन बी इज आंसर। थडिया जो है एक फोक डांस सॉन्ग नहीं है। सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ हिल जात्रा फोक प्ले? ए लकिया भूटा इसका आंसर है। विच टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर तुरी एंड रणसिंगा? रणसिंगा और ये सब क्या है, किस तरह के जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए अवनदे वद्या है या फिर सुशीर वद्या है। 137 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुशीर वद्या इज योर राइट आंसर। 138 in which year the publication of Garhwal Samachar did start? It is B 1902. Which place of Kumaon is famous for Rangoli Pichori? Option A again Almora is the right answer. 140 का क्वेश्चन 140 का है ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैग्नीसाइट। आपको पता है कि उत्तराखंड में मेन मिनरल जो कौन सा मिलता है वो मैग्नीसाइट मिलता है। ऑप्शन ए बागेश्वर पिथौरागढ़ चमोली। सबसे ज्यादा मैग्नीसाइट कुमाऊं रीजन में मिलता है, कुमाऊं रीजन में। और गढ़वाल का ओनली डिस्ट्रिक्ट जहां पे आपको ये मिलेगा मैग्नीसाइट मिलेगा तो वो है चमोली। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 141 सिस्टम ऑफ 36 रकम 32 कलम वाज अबॉलिश्ड बाय गोरखा। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? ऑल ऑफ दीज मंडुआ पैडी जंगोरा, ये तीनों जो है खरीफ क्रॉप है। राइट आंसर डी है। हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड? यशपाल आर्या। यशपाल आर्या इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु ग्रांटेड हिज कंसेंट? के आर नारायण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 145 नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स 3 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 146 हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपी उत्तराखंड वेलफेयर मिशन के पहले चेयरमैन कौन थे? एनपी नवानी जो है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 147 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस मुस्लिम रिलीजियस प्लेस? पिरान कलियर रुड़की में है, ये जो है आपका आंसर है ऑप्शन सी। 148 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? जिम कॉर्बेट एथिक्स एंड आर्टिस्ट ऑथर थे बीडी पांडे। बीडी पांडे हिस्टोरियन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू रियरिंग ऑफ हनी बीज? हनी बीज के लिए कौन सा है? सेरिकल्चर पीसी? ऑप्शन डी एपीकल्चर जो है हनी बीज के लिए होता है। 150 and the last question, the first commercial product produced through genetic engineering is option C insulin.
सो विद दिस वी एंड दिस क्लास। 150 क्वेश्चन हम डिस्कस किए, पूरा मॉक टेस्ट जो है मैंने आपके सामने जो है डिस्कस किया है, मॉक टेस्ट जो है पूरा डिस्कस किया मैंने। तो 150 क्वेश्चन जो है मैंने एक एक करके जो आपसे डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट्स जो बन रहे थे वो भी मैंने डिस्कस किए। तो हर एक टेस्ट का मैं ऐसे ही फॉलो कर रहा हूँ। पिछले 2 टेस्ट मैंने यूट्यूब लाइव सेशन किए थे, तो उसमें मैंने आपके लाइव डाउट्स भी लिए थे, बट आज यूट्यूब लाइव सेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। दैट इज वाई आई एम रिकॉर्डिंग अ क्लास एंड आई विल बी अपलोडिंग। बट सेम टाइम मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपका डाउट क्या है। आई विल बी रिजॉल्विंग अ डाउट, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रीलिम टेस्ट थी जो है ये 200 रुपये में आपको टेस्ट 10 टेस्ट मिल रहे हैं। तो अगर आपको एनरोल कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के साथ साथ मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी अपना टेलीग्राम का पर्सनल चैट लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पे आप उसको क्लिक, उस लिंक को आप क्लिक करोगे, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो सीधा टेलीग्राम के पर्सनल चैट पे आपको ले जाएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आप मेरे को मौर्य शिवम 14@gmail.com इस पे भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको एनरोल कराना है, आपको बस बोलना है कि सर आई वांट टू एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज, ठीक है। आपको डिटेल सारी मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी दिस वाज अ सैम्पल वीडियो डिस्कशन था। तो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर आपको लग रहा है कि मेरा चैनल आपके लिए किसी काम आ रहा है तो प्लीज डोंट हेजिटेट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। So let's end this video. Take care, goodbye, study well, and see you in the next video.